आप मित्रों को पता ही है कि मैं मूलतः काशीपुर का रहने वाला हूँ, जो ऊधम सिंह नगर ज़िले में उत्तराखंड में स्थित है। हमारे शहर में एक मोहल्ला है कानून गोयान, उसमें फुरकान की मज़ार एक जगह है। फुरकान की मज़ार का मतलब, फुरकान एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक था या है, अब इस समय मुझे नहीं ध्यान क्योंकि मेरी उससे भेंट नहीं हुई है 20-25 साल से, मगर वो जिंदा था और उसने एक ऐसे टीले पर जो खाली पड़ा था, लोग वहाँ पर कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी होती थी, उस पर एक मौलाना एक मज़ार बना दी पीर साहब की। ना पीर साला वहाँ कुत्ता बिल्ली कुछ भी दफन नहीं वहाँ बना दी, और होते होते वो इतनी बड़ी मज़ार हो गई, मार एक आफत, और उस पर सालाना उर्स हो रहा है और कव्वाली वाले आ रहे हैं और मिले मौला बुला ले मदीने मुझे, मारे गर्मी के आम पसीने मुझे, इस किस्म की बातें वहाँ पर होती रहीं। देखते देखते फुरकान हरे रंग का कपड़ा पहनने लगा, दाढ़ी बढ़ा ली, गले में मोटे मोटे अकीक की माला, अंगूठियाँ, एक अजीब अच्छा खासा ठीक ठाक आदमी, कार्टून सा बन गया। मगर उसका कारण है ऐसा बनने का कि समाज ने उसकी इन बेवकूफ़ियों की खिल्ली उड़ाने की जगह उसको प्रतिष्ठित किया, और इस किस्म की बातें सारे भारत में जगह जगह हो रही हैं। हाईवेज के किनारे मज़ार बन रही हैं, रेलवे स्टेशन पर मज़ार हैं, बल्कि एक तो हाईवे का ऊपर जो फ्लाईओवर है उस पर बना दी गई, जो सरकार ने बनाया है उस पर। फरीदाबाद जाते हैं सरता विहार से तो उसके बीच में बीच में कोई लौंडा मर गया मोटरसाइकिल से, किसी टक्कर वक्कर मार दी किसी गाड़ी ने, उसका वो बना दिया, समाधि बन गई, और उस पर अगरबत्तियाँ चढ़ने लगीं और ट्रक रोक रोक के वहाँ उस पर कुछ देने लगे, नौटंकी हो गई। पुलिस वालों ने 2-4 झापड़ लगाए, उठाकर उनको फेंक दिया बाहर कि जाओ उस किनारे पे बैठो जहाँ वहाँ यहाँ बीच सड़क में नहीं होगा। वो एक दिन में उनके सारा बाजा बज गया, इसलिए कि वहाँ गाड़ी रोक के वहाँ कौन जाएगा, तो बीच में धंधे की जगह ऐसा। तो ये सारे काम यूं ही नहीं होते हैं। याकूब मेनन, मुंबई के याकूब मेनन, उसकी जो कब्र है उसको मज़ार बनाया जा रहा है, उस पर रोशनी की जा रही है, उस पर पक्का कर दिया गया है, चूना पोत दिया गया है, पत्थर लगाया गया है। ये याकूब मेनन हुल्लुल क्या बोला जाता है वो मुझे आता नहीं, वो समथिंग समथिंग करके वैसा कोई शख्स था क्या, कौन था? और अगर ये वैसा नहीं था तो ये जो पुराने वाले हुल हुल करके बोले जाते हैं वो भी ऐसे ही थे क्या, ये समझना आज का विषय है। मुंबई में बम विस्फोट हुए, पहले डायमंड का मार्केट था, तो एक पर्टिकुलर 2-3 स्टेशन थे छोटे छोटे, जहाँ से डायमंड के व्यापारी यानी गुजराती व्यापारी अपने अपने शहरों को जाते थे, अपने अपने लोकल जो उनके कॉलोनीज़ हैं वहाँ जाते थे मेट्रो से। जाहिर है कि वो फर्स्ट क्लास में चलते थे, और इस तरह के और भी कई केंद्रों पर बम विस्फोट किए गए। गुजरात में जो अहमदाबाद में हुआ उसका बदला लेने के लिए, यानी किसका किसी से मतलब नहीं, कहाँ दंगा हुआ, किस कारण से हुआ, कौन लोग थे उसके करने वाले, उसका जवाब बम्बई में दिया गया, और उन लोगों को जो गुजरात के हीरे के व्यापारी थे उन्हें मारा गया। याकूब मेनन उनके लोगों में जिन्होंने ये सब कॉन्स्पिरेसी की थी, दाऊद इब्राहिम और उसके साथी कास्कर और फलाना और धमाका, उन सब लोगों में से एक व्यक्ति था। कुछ लोग उसमें धर लिए गए, कुछ लोगों ने समर्पण कर दिया, लंबे समय तक मुकदमा चला, और अंत में याकूब मेनन को फांसी हुई। कल्पना करें कि जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, जो मुंबई के हीरे के व्यापारी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गुजरात के हैं, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की गई, उनके साथ ये सारे काम हुए, और
जाहिर है कि इसका परिणाम निकलना था। दशकों तक मुकदमा चला, सेशन से फांसी हुई, हाई कोर्ट में मुकदमा चला, वहाँ से फांसी हुई, फिर अपील हुई, फिर वहाँ से फांसी हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी हुई, उसके बाद राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका गई, वहाँ से भी फांसी हुई। इतना समय बीत गया और जो फांसी देने वाले भारत के जल्लाद थे, दो ही जल्लाद थे भारत में, इकबाल मसीह, तारा मसीह, मेरठ के थे, दोनों बाप बेटे, दोनों मर गए। भारत में कोई जल्लाद नहीं बचा ये करने वाला। तो एक पुलिस वाले को तैयार किया गया फांसी देने के लिए, उसने फिर वो उसको हैंग किया। एक कानूनी व्यवस्था है कि जब किसी को राज्य दंडित करता है तो उसके शरीर पर राज्य का अधिकार होता है। कई आतंकवादी मारे गए जिनको हैंग किया गया, तो उन लोगों को कहाँ दफन कर दिया गया या कहाँ जला दिया गया, इसकी कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। याकूब मेनन की फांसी के बाद उसका शव सौंपा गया। ये काम किसके मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। कौन थे? राजनाथ सिंह। उसका शरीर सौंपा गया। उसके बाद हजारों लोग उसके जनाजे में सम्मिलित हुए। महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। वो जो आतंकवादी मारे गए, जिनके शरीर दबाकर जलाकर नष्ट कर दिए गए, उनका समय कौन सा था? कांग्रेस की सरकारें थी। ये राष्ट्रवादियों की सरकारें को हो क्या गया है? अब उसकी मज़ार पर, याकूब मेनन की मज़ार पर उर्स लगने की तैयारी हो जाएगी साल 6 महीने में। ये क्यों हो रहा है? ये एक गंभीर विषय है। और इसी तरह के और नाम, खिलजी, तुगलक, औरंगजेब, फलाना, ढमाका, इन सब की प्रतिष्ठा इस्लामी समाज में या कम से कम इस्लामी नेतृत्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस्लाम के वो लोग जो इस्लाम को कमांड करते हैं, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे तो पता भी नहीं है, वो जानता भी नहीं कि औरंगजेब किस भला का कमीना हरामजादा सूअर था, उसने कैसे कैसे चांडालपने किए हैं, तुगलक कितना दुष्ट था, खिलजी जैसे लोग कितने राक्षस थे, इसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मगर जो इनका नेतृत्व करते हैं वो इन लोगों को, नामों को क्यों प्लेस कर रहे हैं? जिस कारण से ये नामों को आगे बढ़ाया जा रहा है या स्थापित किया जाता, उसी कारण से याकूब मेनन को भी स्थापित किया गया। याकूब मेनन ने किया क्या था? काफिरों को मारा था, गैर मुस्लिमों की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित था। निजी रूप से किस हद तक उसकी भूमिका थी वो एक अलग बात है, वो बम रखने स्वयं नहीं गया था, मगर उस सारी व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक की तरह उसने कार्य किया। यही काम औरंगजेब ने किया, यही काम खिलजी ने किया, यही काम तुगलक ने किया, यही काम सहाबियों ने किया, मोहम्मद ने किया। यही सारी परंपरा चली आ रही है काफिरों को, मुशरिकों को खत्म करने की। इस समस्या को समझना है, इस समस्या में बदलाव लाना है, तो इसके लिए कुछ योजना बनेगी कि नहीं? हिंदुओं को वोटों की तरह इस्तेमाल करके और उसके बाद शुद्ध नेहरूवाद, शुद्ध कांग्रेसी ढंग से सारा काम चलाना, ये कहां तक न्यायोचित है? याकूब मेनन का शव, चाहे उस पर साइन किसी ने किए हों, इतना बड़ा विषय था कि ये बिना गृह मंत्री की स्वीकृति के नहीं हो सकता। कोई भी अधिकारी अपनी गर्दन नहीं फंसाएगा स्वीकृति देके कि गृह मंत्री खाल उतार देगा ऊपर तक ये फाइल या मौखिक स्वीकृति। फिर उसका जुलूस निकला, हजारों लोग, आपको ध्यान होगा त्रिपुरा के राज्यपाल ने इस पर कहा था कि ये जो उसके जनाजे में सम्मिलित लोग हैं, इन पर दृष्टि रखनी चाहिए, ये कल के आतंकवादी हैं, भविष्य में ये आतंकवादी बनेंगे।
उसके जनाजे में जितने लोग सम्मिलित हुए, कल्पना करें हमारे राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद, उनके जनाजे में कितने लोग सम्मिलित हुए, उससे तुलना कीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि कुफ्र को, ये वो लोग हैं जिनके मन में काफिरों से, शिर्क से निपटने के लिए, मुशरिकों से निपटने के लिए, उनके कत्ल करने के लिए, उनकी लड़कियां भगाने के लिए उनकी हत्याएं करने के लिए, उनको पूरी तरह से नष्ट करने की मानसिकता है। और ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये मानसिकता कुरान से, हदीस से, सीरा से आती है। उस शख्स ने जो काम किया इन मुल्ला पार्टी की नज़र में, उसको औरंगज़ेब के साथ खड़ा कर देता है। ये जो इस्लामी नेतृत्व इन नामों को स्थापित करता है, उन लोगों के साथ में ये व्यक्ति उनकी दृष्टि में आ जाता है। काफिरों को मारा जाना, काफिरों को ख़त्म करना, यानी 1500 वर्ष से इस पृथ्वी पर एक युद्ध चल रहा है जो इस चिंतन वाले लोगों यानी इस्लामियों के और शेष विश्व के बीच में है। और शेष विश्व इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। चुनाव के समय बहुत हर हर महादेव, जय श्री राम फलाना, मगर इस जय श्री राम बोलने वालों की व्यवस्था, हर हर महादेव बोलने वालों की सुरक्षा व्यवस्था, ये किसकी जिम्मेदारी है? आखिर राज्य की शक्तियां समाज कैसे ले लेगा हाथ में? राज्य ने यह तय किया, राज्य के अधिकारी ने तय किया। किसके संकेत पर? गृह मंत्री के संकेत पर, कि उसका आशव दे दिया जाएगा। अब एक जगह ऐसी बन गई कि जहां से कुफ्र और ईमान का संदेश जाएगा। 9/11 हुआ, 22 लोग कुल थे इसको करने वाले। इसके 22 लोगों की फोटो बनी हुई, छपी हुई टी शर्ट्स सारी दुनिया में बिकी, सारी दुनिया में लोग पहन के घूमते थे। आप उस मानसिकता की कल्पना करें। इसको करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। सोचें उस व्यक्ति के बारे में जो 9/11 करने वाले लोगों के फोटो छपी हुई टी शर्ट पहन के घूम रहा है, उसकी मानसिकता क्या होगी? याकूब मेनन की मज़ार को पक्का करके उस पर रोशनी की जा रही है, उस पर लोग जा रहे हैं। जाने वाले लोगों की मानसिकता क्या है? यही लोग हैं जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं। आखिर ये आतंकवादी ऐसे काम करने वाले रहते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं? इनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है? इनकी खान पान, इनके रहने सहने की, इनके, क्योंकि ये और कोई काम नहीं करते, ये सारा समय इसी चिंतन में लगते हैं कि कुफ्र और ईमान और शिर्क और ईमान इन लोगों को ख़त्म करना है। तो इन लोगों के सपोर्ट सिस्टम कौन से हैं? वो कहाँ से आते हैं? और अगर राष्ट्र को सुरक्षित रहना है, विश्व को सुरक्षित रहना है, सभ्य संसार को सुरक्षित रहना है, तो इन चीज़ों को, इन कामों को करने वाले लोगों का ध्यान आप करेंगे कि नहीं? उसकी जगह आप इतनी बड़ी बौड़म हरकत कर जाएंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बावजूद हजारों लोग जनाजा में निकलेंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल, पुराने संघ के कार्यकर्ता, वो मुंह से बोल रहे हैं कि इस पर पुलिस ध्यान रखे। तो पुलिस कहाँ से आएगी? बंबई में काम करने वाली और केंद्र में काम करने वाली पुलिस कहाँ से आएगी? इसके लिए इंग्लैंड से आएंगे लोग, चीन की पुलिस आएगी? ऐसे कहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अपील कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों तो समझ में आती बात कि भाई हमारी नहीं है, आपकी सरकार है और आप राज्यपाल हैं, आपसे इतना भी नहीं हो रहा। आप अपनी सरकारों के समय में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में विपक्षी व्यक्ति जैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? अगर आपकी नहीं सुनी जा रही तो फिर सुनी किसकी जा रही है? तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई क्यों जा रही है? तो ये जो कुफ्र ईमान की लड़ाई है, इस लड़ाई में ऐसी मानसिकता वाले लोग भी जिम्मेदार हैं
ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, इंद्रेश कुमार का बनाया हुआ, और इस किस्म के जो लोग हैं, उन सब लोगों को बैठकर उनसे बात की जानी चाहिए कि कर क्या रहे हो, दिमाग खराब हो गया, पागल हो। हैदराबाद के निज़ाम के लिए कह दिया इसी इंद्रेश कुमार ने कि हैदराबाद के निज़ाम का काल हिंदू मुस्लिम एकता का काल है। जिसके समय में हैदराबाद में आंदोलन हुए, जिसके समय में आर्य समाज की पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश पर बैन लगा, जिसके समय में हजारों हिंदू मारे गए, अब वही भारतीय जनता पार्टी यानी संघ का राजनीतिक संगठन हैदराबाद में रियासत को भारतीय गणराज्य में मिलाने की वर्षगांठ मनाने जा रहा है। और एक बड़ा नेता, एक बड़ा संगठन का प्रचारक कहता है कि हैदराबाद के निज़ाम का काल हिंदू मुस्लिम एकता का काल है। परभणी में, नांदेड़ में, मनमाड में, जालना में, परतूर में, इस इलाकों में जाकर पूछिए लोगों से कि क्या गुजरी है, कैसे भयानक अत्याचार हुए हैं। और ध्यान रहे कि यह समाज शस्त्रहीन था, इस पर इनका आतंक था। रजाकारों ने क्या किया है, वो वैचारिक विभ्रम के मूढ़ों का बिल्कुल राज्य आ गया है, जिनको राष्ट्रवाद की बिल्कुल समझ नहीं है। नेहरूवाद, नेहरू बुरा, नेहरूवाद सही ग्राह्य, सारे के सारे काम वही, कुछ भी बदलाव नहीं, कोई योजना नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। उसका परिणाम है कि इतनी बड़ी बड़ी चूकें होती हैं। मुंबई के बम विस्फोटों के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक का इस्लामी समाज के अंदर प्रशंसा का भाव स्थापित होना, इस्लामियों के द्वारा उसको अपने नेतृत्वकर्ता के नाते तय किया जाना, ये बताता है कि हवा का रुख क्या है, हवा किधर बह रही है। ये जहरीली नाली की तरफ से आ रही है, सभ्य समाज पर काले बादल छा रहे हैं। इन बादलों को नष्ट नहीं किया जाएगा, इसके मूल स्रोत को नष्ट नहीं किया जाएगा, तो सभ्य समाज के पास जीने के क्षण नहीं बचेंगे। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।